फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को पुलिस को कुछ जानकारी देते हुए देखते हैं। यह आदमी 1 साल से भारत के विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कुली का काम कर रहा है, लेकिन उसका असली काम बंदरगाह के अंदर तस्करी के सिंडिकेट के सारे राज पता लगाना है। यह बंदरगाह भारत के दूसरे 8-10 आम बंदरगाहों जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ देश के सबसे बड़े तस्कर साइमन जेवियर का राज चलता है। सरकार से बंदरगाह का पूरा हिस्सा लीज पर लेने के बाद अब वह इस बंदरगाह का इकलौता मालिक है। उसका बेटा अर्जुन अपने पिता के तस्करी गिरोह से सीधे तौर पर जुड़ना नहीं चाहता। हालांकि वह ग्राहक अधिकारी बनने की बजाय किसी भी तरह की सरकारी समस्या में अपने पिता का साथ देने लगता है। बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद साइमन ने इस बंदरगाह को तस्करी का स्वर्ग बना दिया है, क्योंकि यहाँ से हर रोज करोड़ों रुपए की लग्जरी घड़ियां, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी होती है। उसके इस विशाल सिंडिकेट में 14,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और उन सभी को हर रोज बेहद कड़ी जांच से गुजरकर बंदरगाह में प्रवेश करना पड़ता है। किसी को भी अपना फोन उठाने की इजाजत नहीं है। अनौपचारिक यह भी कहते हैं कि इस बंदरगाह में सब कुछ दयाल नामक एक खतरनाक गैंगस्टर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। साइमन के बाद वह इस गिरोह का दूसरा मालिक है। क्या होगा अगर नाम दयाल है? यह आदमी किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कई सीटें हैं। हालांकि काम के मामले में उससे ज्यादा खतरनाक इस मंजिल में कोई नहीं है। अगर कोई उसे धोखा देता है या कोई बंदरगाह के अंदर से जानकारी की तस्करी करता है तो उनके परिवार के सदस्यों को टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके लिए इतने सालों बाद भी कोई भी साइमन के गिरोह के करीब नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पुलिस लंबे समय से इस सिंडिकेट पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उन्होंने वहां कई मुखबिर भेजे। लगभग 6 महीने तक बंदरगाह पर काम करने के बाद वह पुलिस को यह जानकारी देने में सक्षम था। अगले दिन उसका आखिरी कार्य दिवस उसके मिशन का अंत माना जाता था। इससे पहले अर्जुन ने दयाल को एक मुखबिर के अस्तित्व के बारे में सूचित किया। यह खबर सुनने के बाद दयाल एक हैंड माइक्रोफोन लाया और सभी के सामने 287 नंबर पुकारा। मुखबिर उसके फोन से डरकर आगे आया और कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। हालांकि दयाल ने अपना फोन निकाला और उनसे कहा कि वे उसे दिखा दें कि उन्होंने उसके परिवार को पहले ही बंधक बना लिया है। फिर भी जब उस आदमी ने जासूस होने से इनकार किया तो दयाल के आदमियों ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया था। जब वह आया और गुस्से में दयाल को उसकी कमीज के कॉलर से पकड़ लिया तो उसने उसे आसानी से वश में कर लिया। फिर उसे सबके सामने मार दिया गया और जहाज की क्रेन से लटका दिया गया। फिर दयाल ने सभी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने इन गोलियों की तरह जासूसी करने की कोशिश की तो उन्हें भी यही हश्र होगा। हालांकि उनके पास एक और मुखबिर के बारे में जानकारी थी जिसे वे अभी तक पकड़ नहीं पाए थे। इसलिए दयाल ने उस आदमी की गिरफ्तारी के लिए 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया। फिर हम सीधे सिनेमा जाते हैं। हमें चेन्नई देवा नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जो चेन्नई में एक बड़े 8 नेले बोर्डिंग हवेली का मालिक है। इस हवेली में रहने के लिए किराएदारों को कुछ सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से पहला ये है कि यहाँ कोई भी किराएदार हवेली के अंदर शराब की एक बूंद भी नहीं छू सकता। क्योंकि देवा को हर तरह के मादक पेय से नफरत है, उसने खुद पिछले 30 सालों से ऐसे किसी भी पेय को हाथ नहीं लगाया है। सिर्फ सख्त नियमों की वजह से ही नहीं, बल्कि हवेली में हर कोई देवा की हरकतों से डरता है, क्योंकि उसकी बोली और व्यवहार में एक अलग ही स्वैग है। हालांकि साल में एक दिन हवेली में सभी को एक साथ जश्न मनाने का मौका मिलता है। हर साल के इस दिन को हवेली दिवस कहा जाता है, इसलिए भले ही वे पूरे साल शराब को हाथ नहीं लगा सकते, हवेली दिवस पर सभी मैनेजर से विनती करते रहते हैं कि उन्हें देवा से दूर रहने दिया जाए। यहाँ तक कि अगर मैनेजर एक दिन के लिए ड्रिंक्स लेने की इजाजत मांगता है तो पहले तो वह डर के मारे मना कर देता है, लेकिन बाद में सबकी फरमाइश देव तक पहुंचती है। यहाँ देव जिस तरह से बात करता है उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि सब उससे इतना डरते क्यों हैं। हालांकि मैनेजर के डर से बात करने के बाद भी वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इसके विपरीत वह यह कहकर सबको चौंका देता है कि वह शराब पीने के लिए राजी है। क्योंकि उस दिन बाहर से शराब लाने की कोई संभावना नहीं थी, इसलिए देव उनसे छिपी हुई शराब इकट्ठा करने के लिए कहता है, क्योंकि वह जानता था कि कई लोग यहाँ चुपके से शराब लाते हैं और उसकी जानकारी के बिना इसे पीते हैं। अब उसके कहे अनुसार वह छिपी हुई शराब लेता है और उसे एक बड़े बर्तन में डाल देता है। फिर वह विशाल बर्तन को ठंडी कुर्सी से मारता है और दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है। तब सभा को एहसास होता है कि देव के साथ वे इस जीवन में फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे,
लेकिन राजशेखर को श्रद्धांजलि देते समय उनकी बेटी प्रीति आती है और उन्हें तुरंत जाने के लिए कहती है। लेकिन देव के प्रति प्रीति के गुस्से का कारण क्या है? इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही पता चल जाएगा। खैर, देव प्रीति से अपमानित होता है। वह राजशेखर के घर के बाहर बैठ जाता है। तभी अचानक वह रवि नाम के एक आदमी को हाथ में शराब की बोतल लिए रोते हुए देखता है। वह आदमी कहता रहता है कि हम ऐसे और कितने शव देखेंगे। यह सुनकर देव को थोड़ा दुख होता है और वह तुरंत राजशेखर की मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के लिए कहता है। रिपोर्ट देखने के बाद उसका अहंकार लगभग उसके माथे पर चढ़ जाता है, क्योंकि राजशेखर के परिवार को बताया गया है कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। देव को यह भी पता चलता है कि राजशेखर ने 5 साल पहले उस रिसर्च सेंटर की नौकरी छोड़ दी थी जहां वह काम करता था। तो वह इतने समय से क्या कर रहा था और उसने अपने परिवार का प्रबंधन कैसे किया या अपना खुद का व्यवसाय कैसे चलाया? इन सभी सवालों के जवाब खोजने से पहले प्रीति फिर से प्रीति से मिलने जाती है। इस बार भी देवा को राजशेखर की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने में 2 मिनट लगते हैं। उसमें साफ लिखा है कि उसके सीने पर किसी भारी हथियार से वार किया गया था, यानी उसकी मौत स्वाभाविक दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। अब जिसने भी राजशेखर को मारा है वह उसके परिवार के पीछे जरूर पड़ेगा, इसलिए देवा प्रीति का साथ देना चाहता है ताकि उसे बढ़ावा मिले। लेकिन प्रीति कहती है कि उसके पिता उसके पास कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए वह देवा से कहती है कि वह इस बात को भूल जाए और उसे अपनी मर्जी से जीने दे। लेकिन देवा उसके सामने वादा करता है कि वह राजशेखर की मौत का बदला लेगा, क्योंकि वह उसके अपने भाई जैसा था। फिर देवा को राजशेखर का शराबी दोस्त रवि मिलता है और उससे कई बार पूछताछ करने के बाद आखिरकार वह देवा को दोपहर 1 बजे एक गुप्त जगह पर ले जाता है जहां पिछले 5 सालों से राजशेखर का ऑफिस था। रवि ने बताया कि राजशेखर रिसर्च सेंटर में काम करते हुए उसने बड़ी मेहनत से एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाई थी, जिसकी मदद से किसी भी शव का आसानी से अंतिम संस्कार किया जा सकता था और वह तुरंत साये में बदल जाती थी। अब ऐसा होता है, पारंपरिक तरीके की तुलना में पर्यावरण में प्रदूषण भी बहुत कम होगा, लेकिन अधिकारियों ने उनके इस महान आविष्कार को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि अगर यह कुर्सी अपराधियों के हाथ लग जाती तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुर्सी को मंजूरी नहीं दी, उल्टा उसे जब्त कर लिया। ऐसे में राज शिक्षक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस बीच इस समय साइमन एक उभरता हुआ गैंगस्टर था। वह अपने सिंडिकेट के नियमों से परे जाकर खूब तस्करी करने लगा और करोड़ों रुपए कमाने लगा। बाकी फर्स्ट सिंडिकेट उसकी उंगलियों के केले के पेड़ बनने का राज नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वे सभी उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइमन अकेले ही गिरोह के प्रतिद्वंद्वियों को मारना शुरू कर देता है और उन्हें ऊपर भेज देता है। लेकिन जब भी वह भारी पड़ने लगता है, वह कोशिश करने आता है। उसका भरोसेमंद साथी दयाल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दयाल कई बार पीठ में छुरा घोंप देता है। इस हालत में साइमन भी पागलों की तरह पिस्तौल से सभी पर गोलियां चलाने लगता है। आखिरकार वे सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म कर देते हैं और वह अपना 800 एम्पियर बनाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि लड़ते हुए उन्हें एक रात में 22 लोगों को मारना था। अब वे इतने सारे शवों को कहाँ छिपाएंगे? रात में साइमन की नींद में खलल पड़ता है। तभी उसका बेटा आता है और उसे बताता है कि कुछ दिन पहले उसने कस्टम्स में एक ऐसे 8 फ्लोर आदमी को देखा था जिसने एक अजीब चेहरा खोजा था। वह किसी भी जानवर के शरीर को पल भर में राख में बदल सकता है। अब यह सुनकर साइमन तुरंत राजशेखर के पास गया और उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि वह पहले सहमत नहीं होना चाहता था, साइमन ने उसकी तीनों बेटियों को मारने की धमकी दी। परिणाम स्वरूप राजशेखर इस योजना के लिए सहमत होने के लिए मजबूर हो गया। फिर उसी रात उसने प्रीति के साथ गर्मी में 22 बजे शवों का अंतिम संस्कार किया, जिसका शरीर सचमुच एक पल में जलकर राख हो गया। साइमन ने उसे इस काम के लिए पैसे दिए और उससे कहा कि अगर तुम बाहर गए और अपना मुंह खोलो तो तुम भी जल जाओगे। अब से जब भी मैं चाहूंगा तुम्हें मेरे लिए यह काम करना होगा। यह सुनने के बाद राजशेखर को साइमन का कर्मचारी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके लिए एक गुप्त एतो कार्यालय भी स्थापित किया गया था, जहां वह लगातार साइमन और दयाल की पिटाई को राख में बदल देता था। अब राजशेखर की मृत्यु के बाद उनकी इकलौती बेटी प्रीति जानती थी कि इस कुर्सी को कैसे चलाना है। नतीजतन साइमन के लोगों ने यह काम प्रीति को देने का सोचा, क्योंकि वे अपने लोगों को मारना बंद नहीं करेंगे। अब हम फिल्म में आगे देखते हैं कि वह अपनी राय में पूरी तरह से सही है। वह दयाल को बनाने के लिए जिम्मेदार है
ताकि वे राजशेखर की बेटी प्रीति से काम करवा सकें। इसीलिए दयाल तुरंत लोगों के एक समूह को हॉस्टल से प्रीति को लेने के लिए वहां भेजता है। वे हॉस्टल में प्रवेश करते हैं और प्रीति को उनके सामने आने के लिए कहते हैं। अब प्रीति के उनके सामने आने के बाद अगर वह खुद उनके साथ कार में नहीं आई तो वे उस पर हाथ उठाने की धमकी देते हैं। तभी देवा आता है और कहता है, अगर हिम्मत है तो लड़ो। जिसके बाद वह एक एक करके खूंखार अंदाज में बदमाशों को मारना शुरू कर देता है और इस लड़ाई के अंदाज को देखकर हॉस्टल की सभी लड़कियां पूरी तरह से डर जाती हैं। वह अकेले ही 2025 लोगों को मारकर उन्हें छत्तू बना देता है। काफी देर तक रामढोला पचाने के बाद आखिरकार उनके नेता ने उसे बताया कि वह दयाल के आदेश पर प्रीति को लेने आया है।